मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। इन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्टेब्रो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुजर्रा, नेत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प
ग्रिफिल स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रांग्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख और विषय। पहला, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अब अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा गुहालेख। टेबल पहला पढ़ते हैं। मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेकंड स्तंभ भी पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहला मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, दूसरा पुरोहित यानी कि धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, तीसरा सेनापति
सैन्य विभाग का प्रधान। चौथा युवराज यानी कि राजपुत्र। देवारिक यानी कि राजकीय द्वार रक्षक। छठवां अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखाने का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल ये जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ये टेबल समाप्त हुआ अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ है उनके। अब पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ शिलालेख। यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली ले जाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख चंपारण्य यानी कि बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। पांचवा लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। छठवां लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र भी बना है। कौशाम्बी अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। नोट महास्थान यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासक 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। इसमें टेबल पढ़ते हैं। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। समिति और कार्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम। प्रथम जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। दूसरा समिति जो है विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय समिति जो है जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। जो पंचम समिति थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था, और जो षष्ठ समिति थी वो बिक्री कर वसूल करना करता था। अब बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को
मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। सैन्य समितियां एवं उनके कार्य टेबल है ये समिति और कार्य। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचम, इसमें भी 6 समिति है। पहला जो है जल सेना की व्यवस्था करता था। दूसरा यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। रसद यानी हथियार होता है। तीसरा जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ जो है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। और पांचवा जो है गज सेना की देखरेख करता था। और छठवां जो है रथ सेना की देखरेख करता था। मौर्य प्रशासन गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक एवं सातवां सभासद। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का भारत में इतिहास पूर्ण हुआ।